Good morning, ladies and gentlemen. This is Ishan Rizvi from Rehan AI Teacher Training Institute, Batch 21, and today I'm going to discuss a few important questions from my guest, Mariam Zulfaqar. And मरीम जुल्फ़कार ट्रेनिंग वाली एक पाकिस्तानी माहिर तालीम ट्रेनर और तालीमी रहनुमा हैं जो असातिज़ा की तरबियत और जदीद तदरीसी तरीक़ों के फ़रोग़ के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने एजुकेशन में एमफिल किया है और रेहान स्कूल ऑनलाइन एकेडमी में बतौर नायब प्रिंसिपल खिदमत अंजाम दे रही हैं। 8 साल से ज़ायद तजुर्बे के साथ वो तालीमी इंतज़ाम, तदरीस, रहनुमाई, फैसिलिटेटर ट्रेनिंग में महारत रखती हैं। उनकी ख़ास अहम तवज्जो तालीमी निज़ाम में बेहतरी, तरबियती खला को पुर करने और जदीद और जामे तालीमी माहौल को फ़रोग़ देने पर है। तालीम के अलावा वो डिजिटल स्टोरी टेलिंग, पॉडकास्टिंग और तालीम में मस्नूई ज़हानत के इस्तेमाल पर भी काम कर रही हैं ताकि असातिज़ा और तलबा की बाख्तियार बनाया जा सके और मुसलसल सीखने के अमल को फ़रोग़ दिया जा सके। So thank you, Mariam. And if you are ready, so we can start about your journey and your goal and your program, so we can be benefited from it. So मेरा आपसे पहला सवाल है मरियम कि आपको तालीम के शोबे में आने की तरगीब कहाँ से मिली? सबसे पहले तो बहुत-बहुत शुक्रिया आपने इस शो में इनवाइट करने के लिए ज़ीशान साहब। तालीम के शोबे में हमारे यहाँ मैं बिल्कुल आना नहीं चाहती थी। ये बाय एक्सीडेंट हुआ कि मुझे मेरे पास और कोई चॉइस नहीं थी। तो हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ऐसा ही होता है, जो थोड़ी-सी सर्टिफ़िकेशंस ले लें, डिग्रीज़ ले लें, उनके पास ये होता है कि अच्छा अगर हम कुछ और नहीं बन सके, तो टीचिंग हम हर कोई कर सकता है। तो मेरे साथ भी बिल्कुल यही था। मैं बेसिकली एरोनॉटिकल इंजीनियर बनना चाहती थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली वो टेस्ट क्लियर नहीं हो सका। तो फिर मैंने सोचा कि अब ये नहीं हुआ तो कुछ और कर लें। और दूसरा मेरे वालिद साहब की भी ख़्वाहिश थी कि मेरे बच्चों में से एक बच्चा जो है वो एमफिल करे मैथमेटिक्स में। सो आई चोज़ माई सेल्फ कि ठीक है, और मैं अपनी ख़्वाहिश तो पूरी कर नहीं पाई, चलो इनकी कर लेती हूँ। और फिर उस साइड में मुझे मेरे जो ग्रेजुएशन के टीचर थे, प्रोफ़ेसर उन्होंने समझाया कि आप जो है वो जब तक इंडिपेंडेंट नहीं हो जाएँ, तब तक पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई नहीं कीजिएगा। तो बस यही एक रीज़न थी कि फिर मुझे दरस व तदरीस के शोबे से मुंसलिक होना पड़ा और यही एक बेस्ट ऑप्शन मिला उस टाइम पे। और अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैंने अपना जो है वो करियर एज़ अ टीचर जो है वो स्टार्ट किया। तो ऐसा कोई ख़ास वजह नहीं थी कि मैं टीचिंग की तरफ क्यों और कैसे आई। एक्सीलेंट। तो आपने ये तो बताया कि आपके करियर का आगाज़ कैसे हुआ, लेकिन ये बताइए कि आपको इब्तिदाई चैलेंजेस क्या मिले? चैलेंजेस तो बहुत ज़्यादा थे। सबसे पहले तो हमारे यहाँ जो हायरिंग है वो एक सबसे बड़ा चैलेंज है हर उस ग्रेजुएट के लिए जो बिल्कुल फ्रेशर होता है और वो यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट की डिग्री लेने के बाद ग्रेजुएशन की, उनके पास ऑप्शंस बहुत कम होते हैं। और उनके पास ग्रो करने के भी ऑप्शन नहीं होते, उनको बड़े प्लेटफ़ॉर्म्स जो हैं वो ईज़िली अवेलेबल नहीं होते। जैसे मैं बहुत अच्छे प्लेटफ़ॉर्म पे काम करना चाहती थी, लेकिन जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक मुझे चैलेंज जो मेरे लिए था वो ये था कि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है। लाइक आपने जो छोटे-छोटे स्कूल या फ्रेंचाइज़ बेस्ड स्कूल जो होते हैं, आपने उनमें पढ़ाया है और उनका एक्सपीरियंस हम नहीं मानते। तो आपके पास पहले से कोई एक्सपीरियंस होना चाहिए। लाइक
हम एक्सपीरियंस कहाँ से लाएँगे? अगर हम यूनिवर्सिटी में पढ़ के आएँगे, तो यूनिवर्सिटी वाले तो पढ़ाएँगे, वो प टीचिंग थोड़ी कराएँगे हमसे, वो तो पढ़ा रहे हैं। तो आप एक्सपीरियंस कौन-सा माँग रहे हैं हमसे? ये एक सबसे बड़ा चैलेंज था जो कि मुझे लगता है सिर्फ मैं नहीं, हर ग्रेजुएट जो है इसको फ़ील करता है और फेस करता है, जो कि अच्छी बात नहीं है। और इसके अलावा बाकी जो हैं वो नॉर्मल हैं, वो तो हर किसी के पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं। जैसे मुझे ये था कि मुझे अपने शहर में अच्छी जॉब नहीं मिल रही थी और एक अच्छा स्टार्टअप नहीं मिल रहा था कि अच्छा मैं एक अच्छे प्लेटफ़ॉर्म से अपने करियर को स्टार्ट कर सकूँ। तो फिर मुझे अपने शहर को छोड़ के, अपने पेरेंट्स को छोड़ के बड़े शहर लाहौर में जाना पड़ा, जहाँ पे मैंने फिर अपने करियर का आगाज़ किया था। एक्सीलेंट वाक़ई आपको बड़ा चैलेंज था और एक नहीं बहुत सारे चैलेंजेस थे लेकिन ये भी बताइए कि आपने इसको कैसे अबूर किया? आपने कैसे ओवरकम किया? जब आपके पास एक्सपीरियंस नहीं था तो फिर क्या किया आपने कि आपको आप करियर स्टार्ट कर सकें और जॉब कर सकें? बस मैंने भी कोशिश की कि किस्मत आज़माई करते हैं, जहाँ अल्लाह ताला को मंज़ूर हुआ और जहाँ पे नसीब में लिखा हुआ तो कुछ ना कुछ बेहतर ऑप्शन मिल ही जाएगा। तो इसी तरह से मैंने कोई 5 से 6 स्कूल में एक साथ अप्लाई किया था लाहौर के और वही नॉर्मल कि आपका पहले रिटन टेस्ट होगा, फिर उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा और फिर सिलेक्शन प्रोसीजर कंप्लीट होने के बाद आपकी हायरिंग होगी। तो एट द सेम टाइम मेरे एक ही दिन में 3 डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस में इंटरव्यूज़ थे और जो रिटन टेस्ट थे वो डिफरेंट डिफरेंट डेट्स पे थे। अब फिर ये भी शुक्र हुआ कि क्लैशेस नहीं थे इंटरव्यूज़ की टाइमिंग में थोड़ा गैप था। तो मैंने 3 डिफरेंट इंटरव्यूज़ दिए बट अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ मैं दुआ करती थी और जहाँ मुझे उम्मीद थी कि यहाँ पे जॉब होनी चाहिए, वो एक डिज़ायर थी, एक ख्वाब था कि अच्छा ये प्लेटफ़ॉर्म बहुत अच्छा है और इस प्लेटफ़ॉर्म से मैं अपना करियर स्टार्ट करना चाह रही हूँ, तो अल्लाह ताला यहाँ पे मेरी जो है वो हायरिंग हो जाए। और मैं बिल्कुल फ्रेश थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ था। इट टूक लाइक 20 टू 25 मिनट्स वो मेरा इंटरव्यू रहा और पैनल के साथ तो बहुत अच्छा रहा एंड दे हायर्ड मी और बहुत अच्छे पैकेज के साथ, बहुत अच्छे प्लेटफ़ॉर्म पे कैंट पब्लिक गर्ल्स हाई स्कूल के नाम से लाहौर में एक स्कूल है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के जो लोग हैं, उसको कैटर करते हैं। तो जी। वो स्कूल में मेरी पहली हायरिंग हुई और बहुत अच्छा प्लेटफ़ॉर्म था क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के लोगों के साथ काम करना और ये उनको बहुत करीब से तब जानना शुरू किया कि अच्छा यहाँ क्या होता है, ये लोग कैसे काम करते हैं, किस तरह से टीचिंग होती है, ये सारी चीज़ें। तो विश तो पूरी हो गई, फिर बाद में बहुत सारी चीज़ें ऐसी खुली कि उसके बाद फिर समझ में आया अच्छा अब असल रियलिटी चेक्स क्या हैं। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि बतौर ट्रेनर आपकी ये सबसे बड़ी यादगार कामयाबी थी या इसके अलावा भी कुछ और है? नहीं, जिसे आप वाक़ई कहें में कि ये मेरी बतौर यादगार कामयाबी है? हाँ, ये वाक़ई मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी बिकॉज़ जब मैं मेरे साथ पैनल में जब हम लोग इंटरव्यू देने जा रहे थे, तो जो वहाँ पे कैंडिडेट्स थे, वी वर लाइक 9 कैंडिडेट्स एंड आई वाज़ वन ऑफ देम हू गॉट सिलेक्टेड। मा मैं जो थी मुझे सिर्फ सिलेक्शन का जब लेटर मिला आई वाज़ सो हैप्पी कि अच्छा ये 9 लोग थे और मेरे साथ जो पैरेलल में लोग थे, वो बहुत अच्छी-अच्छी डिग्रीज़ के साथ आए हुए थे। सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, सिविल इंजीनियर थे, कंप्यूटर इंजीनियर्स थे। मतलब उनकी सबकी डिफरेंट डिग्रीज़ थी। लेकिन उन्होंने यही इस चीज़ को ऑब्जेक्ट किया कि जब आपके पास एक प्रोफ़ेशनल डिग्री है, तो फिर आप टीचिंग की तरफ क्यों आना चाह रहे हैं? टीचिंग के लिए जॉब तो हमने स्पेसिफिकली उनके लिए ये लॉन्च किया है जो कि जिनके पास टीचिंग का बैकग्राउंड भी है। लाइक जब मैंने ग्रेजुएशन किया तो मेरे पास प्लस पॉइंट ये था कि मुझे बीएड नहीं करना पड़ा, जिसको पाकिस्तान के अंदर टीचिंग के लिए बतौर लाइसेंस जो है वो समझा जाता है उस डिग्री को, जो बीएड होता है। तो मुझे वो सेपरेटली नहीं करना पड़ा। वो मेरी डिग्री में एसोसिएटेड था। तो फिर वहाँ पे जो कर्नल ब्रिगेडियर साहब बैठे हुए थे, ब्रिगेडियर साहब ने यही कहा कि जो हमारे पास 9 कैंडिडेट्स हैं, उनमें से एक ये वाहिद हैं जिनके पास ये बीएड है। तो दिस इज़ द राइट पर्सन फॉर दिस राइट जॉब। सो वी कैन गो फॉर तो इट। तो ये बताइए मरियम आपके असातिज़ा की तरबियत में आप किन बुनियादी उसूलों पर यकीन रखती हैं? मुझे ये लगता है कि मेरे जो असातिज़ा थे जिनको मैं अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत दुआएँ देती हूँ और उनको याद भी रखती हूँ।
उनमें 2 चीज़ें बहुत अच्छी थी, जो कि मैं कोशिश करती हूँ कि उनको फ़ॉलो करूँ। आप किसी को भी, किसी स्टूडेंट को भी आप जब भी कुछ सजेस्ट करें या कोई अपना ओपिनियन दें, बहुत न्यूट्रलाइज़ होके दें आप, और उसको बहुत जेन्युइन रियलिटी चेक्स के साथ ओपिनियन दें कि भई आपको नेक्स्ट क्या करना चाहिए या आपके के पास क्या अपॉर्च्युनिटीज़ हैं। ये बहुत ज़रूरी है। और पाकिस्तान में करियर काउंसलिंग जो है वो बिल्कुल नहीं है, ना होने के बराबर है। तो ये बहुत बड़ा हमारे ड्रॉबैक है हमारे यंगस्टर्स के लिए कि उनको नहीं पता होता कि हमें कब क्या करना चाहिए, और अब हमने अगर कोई डिग्री ले ली है तो उसके बाद हमारे लिए क्या ऑप्शंस हैं। एक बात, दूसरी बात ये है कि जो मैंने अपने टीचर से सीखी थी, आप कुछ भी काम करें, मेहनत और लगन से करें तो इंशाल्लाह आप बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स आपको मिलते हैं। तो ये 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। एक्सीलेंट। तो इसका मतलब क्या मैं लूँ कि हमारे मौजूदा तालीमी निज़ाम की यही सबसे बड़ी कमज़ोरी है या आपकी नज़र में इसके अलावा भी कोई और कमज़ोरी है हमारे तालीमी निज़ाम की? मौजूदा तालीमी निज़ाम में? माज़रत के साथ ज़ीशान साहब, मैं अपने तमाम देखने वाले टीचर्स को और सबको भी ये कहूँगी, मेरा ओपिनियन है ये, आप मुझसे जो है वो बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्ट भी कर सकते हैं और आपकी एक डिफरेंट ओपिनियन हो सकता है। मुझे ये लगता है कि हमारा तालीमी निज़ाम जो है अभी भी बहुत पुराना है। मतलब अगर मैं खुद को बताऊँ अपने बारे में, तो मैंने अपनी वो जो टीचिंग का करियर था 8 साल का, उसको छोड़ा ही सिर्फ़ इसलिए था कि उसमें कुछ न्यू नहीं हो रहा था। मतलब जो मैंने पढ़ा था, जो मैंने सीखा था 10 साल पहले, 12 साल पहले, मैं वही चीज़ें दोबारा से रिपीट करवा रही थी। मतलब हाँ, होना तो ये चाहिए कि अगर आप किसी को कुछ पढ़ा रहे हैं तो उसमें आप खुद भी कुछ नया सीख लें। तो मेरे अपने सीखने के लिए कुछ भी नहीं था। मैं दोबारा से वही चीज़ें रिपीट कर रही थी, जिसमें कि मुझे आप डिफरेंट मेथड से पढ़ा सकते हैं, आप नई चीज़ों को इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, लेकिन जब तक उन कॉन्सेप्ट्स में कुछ एडवांसमेंट नहीं आ जाती, कुछ नई चीज़ें ऐड ऑन नहीं हो सकती, तब तक मुझे नहीं लगता कि एक टीचर का भी इंटरेस्ट उस करिकुलम में रहेगा। अगर आपको वो करिकुलम जो आप दे रहे हैं अपनी जनरेशन को, अगर जनरेशन की नीड्स की बेस पे अगर आप वो करिकुलम को अपडेट करते जाएँगे, तो आई थिंक कि जो टीचर है, वो भी बहुत अच्छे से पढ़ाएगा और वो भी उस जनरेशन के साथ कोप अप कर सकता है। अ, अब जो हमारी जनरेशन है, उनके जो टीचर्स हैं, दे वर लाइक अच्छा वो मिलेनियम्स हैं और ये जेन ज़ी हैं। मतलब ये एक नया ट्रेंड है और उन टीचर्स ने वही कॉन्सेप्ट और वही जो उनका जिस तरह से उन्होंने सीखा है, वो उसी तरह से डिलीवर कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा गैप है हमारे एजुकेशन सिस्टम में। अगर आप एक टीचर को बेहतर डिलीवरी देना चाहते हैं, तो उसके लिए अच्छा कंटेंट, अच्छा करिकुलम देना ज़रूरी है, ताकि वो उस नीड को भी पूरा कर सके और खुद को भी अपडेट कर सके। ये बहुत ज़रूरी है। बेशक, मैं आपकी इस बात से बिल्कुल मुत्तफ़िक़ हूँ और सिर्फ़ टीचिंग में नहीं हमारे यहाँ तकरीबन हर इदारे में ही 1 ईयर मल्टीप्लाइड बाय 30 इयर्स तो वो 30 इयर्स का एक्सपीरियंस हो जाता है। यानी 1 साल जो उसने सीखा है, वही रिपीटेडली 30 साल तक करता रहेगा और काम कहा जाता है कि 30 इयर्स का एक्सपीरियंस है। एनीवेज़ ये तो अब निज़ाम है हमारा और हमने आपने ही कोशिशें करके अपने-अपने तौर से बदलना है और आगे इस बढ़ेंगे। ये बताइए कि आपने अपने इदारे में कौन-सी नुमायाँ तब्दीलियाँ मुतारिफ़ कराई हैं? रेहान स्कूल सिस्टम में अब जो है कि मुझे आए हुए हार्डली माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह अब 2 साल मुकम्मल हो गए 15 मार्च को। आई जस्ट जॉइन्ड ऑन 15 मार्च 2024 और इस 1-2 साल के एरा में अगर मैं बताऊँ तो जो मैंने पिछले 8 साल में मैंने अपना करियर जो स्टार्ट किया था एज़ अ टीचर, उसमें और इस 2 साल में बहुत कुछ डिफरेंट ये हुआ कि मैंने खुद बहुत कुछ सीखा और जो कि सीखने के बाद मेरी कोशिश रही कि मैं बेहतर तरीके से हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको गाइड कर सकूँ और वो चीज़ें वो बेहतर तरीके से कर सकें। अब मैंने क्या अचीव किया, वो ये था कि मुझे ये समझ में आया कि आप डिफरेंट चीज़ों को डिफरेंट तरीके से कर सकते हैं और जिसमें आपके पास एक बहुत अच्छा टूल है जो कि एआई है, जिसको आप यूज़ करते हुए इन चीज़ों को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। दूसरा, इस सिस्टम में सबसे अच्छी बात ये हुई कि यहाँ पे हर स्टूडेंट को एक इंडिविजुअल एंटिटी के तौर पे हम ट्रीट करते हैं, जिसमें कि आपको हर स्टूडेंट की एक डिफरेंट कैपेबिलिटीज़ के साथ उसके साथ अपना एक कनेक्शन डेवलप करना होता है, जो कि मुझे लगता था कि पहले मिसिंग था, जो कि मैं अपने पहले स्टूडेंट्स के साथ नहीं कर सकती
है, लेकिन यहाँ पे वो एक डिफरेंट कनेक्टिविटी फ़ील भी होती है और आई ट्राई टू डू माय सेल्फ इन अ बेटर वे। और इसके साथ ही साथ जो यहाँ पे एडिशन हुआ, टीचर ट्रेनिंग रेहान स्कूल सिस्टम में इंट्रोड्यूस करवाई गई एंड आई एम द फर्स्ट वन हू ट्रेन्ड द फर्स्ट 10 टीचर्स थ्रू दिस प्रोजेक्ट। और फिर ग्रेजुअली एंड स्लोली अब माशाल्लाह से हम कोई 22 डिफरेंट बैचेस को जो है वो ट्रेन कर रहे हैं इसी प्रोजेक्ट के थ्रू। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें जो कि बहुत छोटी लगती हैं सुनने में, लेकिन बहुत मेहनत की गई इसके पीछे, जिसमें मेरे मेंटर दौलत एजुकेशन वाला, रहमत एम्पावरमेंट वाला, सर रेहान खुद और बाकी हमारे टीम मेंबर्स कैसर, जयप्रकाश, मिस गुलसाना, जो महा हैं, इसके अलावा मिस मोमिना हैं। बहुत कुछ आप सीखते हैं इन सब से। और मुझे ये समझ में आया इस सिस्टम के अंदर आने के बाद कि आप सिर्फ़ किताबों से नहीं सीखते, इंसानों के साथ रह के आप सबसे ज़्यादा सीखते हैं। आप एक इंसान की ज़िंदगी से जो सीख सकते हैं ना, वो किताब से नहीं सीख सकते। ये वो डिफरेंट चीज़ें थी जो कि सिस्टम से मैंने सीखी भी और इंट्रोड्यूस भी होती रही सिस्टम में टाइम टू टाइम। बहुत खूब। ये बताइए मरियम आपके एक नायब प्रिंसिपल के तौर पर आपकी रोज़मर्रा की ज़िम्मेदारियाँ क्या होती हैं? बतौर वाइस प्रिंसिपल मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ये हमारे रेहान स्कूल ऑनलाइन एकेडमी में जो डिफरेंट लेवल्स हैं, उनमें लेवल 1 की जो कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मैं पूरी करने की कोशिश करती हूँ, जिसमें कि स्टूडेंट्स की जो सर्टेन टास्क है उनको कंप्लीट होना चाहिए, उनकी क्लासेस टाइमली स्टार्ट होनी चाहिए, उनके फैसिलिटेटर के साथ कनेक्शन रहना चाहिए। मुझे पता होना चाहिए कि फैसिलिटेटर्स जो हैं वो किस तरह से किस क्लास में जो है वो काम कर रहे हैं, उनके ऑब्जर्वेशन जो है वो लेना ज़रूरी है। और डे टू डे रिपोर्ट होनी चाहिए, स्टूडेंट्स के साथ कनेक्शन होना चाहिए, ताकि अगर कहीं पे भी कोई गैप आ रहा है जो कि फैसिलिटेटर जो है उस तरह से नहीं उनको जो फैसिलिटेट कर पा रहा, सो मैं उसको जो है वो फिल अप कर सकूँ। अदर देन दैट जो इंस्ट्रक्शन होती हैं सर दौलत की, पेरेंट्स के साथ कनेक्शन जो है वो मुझे डेवलप करना होता है कि डायरेक्टली पेरेंट्स से कनेक्ट रहना है। पेरेंट्स से कोई भी फीडबैक, किसी भी तरह से कोई चैलेंज आ रहा है स्टूडेंट को, तो वो पेरेंट्स भी कम्युनिकेट करते हैं। तो ये एक ट्रायंगल है जिसको कि फैसिलिटेटर, स्टूडेंट, पेरेंट्स और मैं, हम लोग मिलके जो है कंप्लीट करते हैं और उस पे काम करने की कोशिश करते हैं। बाकी बहुत खूब। टाइम टू टाइम जो इंस्ट्रक्शन दौलत भाई की होती हैं, जो कि हमारे लीडर हैं रेहान स्कूल ऑनलाइन एकेडमी में एज़ सिस्टम डेवलपर, वो ये काम करते हैं और उन्होंने किया भी। तो उनकी जो इंस्ट्रक्शन होती हैं उनको देखना, और बाकी सारे रेहान की जो टाइम टू टाइम इंस्ट्रक्शन होती हैं। इसके पैरेलल में रेहान एआई टीचर्स इंस्टीट्यूट जो है उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी करना, उनके जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनके जो जितनी भी क्वेश्चंस हैं, क्यूरीज़ हैं, उनको जो है वो टाइमली कोशिश करती हूँ कि आंसर हो जाएँ। फैसिलिटेटर्स के अगर कोई चैलेंजेस आ रहे हैं, उनको कहीं हेल्प चाहिए, तो उनकी वो जो असिस्टेंस है वो उनको टाइमली मिल जाए। बहुत खूब। आप असातिज़ा को मोटिवेट करने के लिए कौन-सी हिकमत अमली अपनाती हैं? जो मोटिवेशन है मेरे लिए सिर्फ़ एक ही चीज़ सबसे ज़्यादा मोटिवेशन होती है, और मैं भी कोशिश करती हूँ कि उन सबको यही ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें समझा सकूँ। जो चीज़ें हम नहीं कर सके ना, वो हमारी इस जनरेशन से करवा लें। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप जो खुद नहीं कर सकते ना, अगर आप एक अच्छे फैसिलिटेटर हैं, एक अच्छे टीचर हैं, तो आप चाहते हैं कि आपका स्टूडेंट उस मुकाम पे पहुँचे जहाँ आप नहीं पहुँच सके। वो कामयाबी की सीढ़ी जो आपने नहीं चढ़ी या आपसे नहीं तय हो सकी, वो आपका स्टूडेंट तय कर ले। तो मेरी कोशिश ये होती है कि हम सबसे पहले अपना एनालिसिस करें कि ऐसी कौन-सी गलतियाँ मुझसे हो रही हैं जो कि दूसरे फैसिलिटेटर से नहीं हो रही है, और वो बहुत अच्छे से अपनी वो क्लास को 40 मिनट 1 घंटे के लिए बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत एंगेजिंग बना के रखे हुए हैं कि पार्टिसिपेंट्स और स्टूडेंट्स उनके साथ बहुत कनेक्टेड फील करते हैं। सो अब मैं वो चीज़ें नहीं कर रही, तो हमारी कोशिश होती है कि हम मीटिंग्स कर लें, एक-दूसरे से डिस्कस कर लें, या हमारे पार्टिसिपेंट्स का रेट इतना स्लो क्यों या डाउन क्यों, डिक्रीज़ क्यों होता जा रहा है विद द पैसेज ऑफ टाइम, कि मेरे जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनका इंटरेस्ट ज़्यादा अच्छा नहीं हो रहा। तो सबसे पहले तो अपना एनालिसिस ज़रूरी है, देन उसके बाद अगर मेरे पास कुछ सजेशन दूँ कि अच्छा आप उनको कुछ एक्टिविटीज़ करा लें, कुछ नए टास्क को डिफरेंट एंगल से करवा दें। जैसे आप एक टास्क कर के बोर हो जाते हैं, तो आप डिफरेंट चीज़ों को एआई टूल्स को यूज़ करते हुए डिफरेंट सजेशंस ले लें, और उस टास्क को डिफरेंट तरीके से जब करना शुरू करेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपका इंटरेस्ट भी डेवलप होगा, और आप खुद नई चीज़ें सीखने के साथ-साथ आपके पार्टिसिपेंट भी नई चीज़ें सीखेंगे। बहुत खूब। तलबा की कामयाबी के लिए सबसे अहम अंसर आप क्या समझती हैं?
हर एक स्टूडेंट के अकॉर्डिंग ये तो डिफरेंट हो सकता है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वो आपकी कंसिस्टेंसी और आपका हार्ड वर्क है। आप कोई भी काम करें, लेकिन आप उसको कंसिस्टेंसी से करते रहेंगे, तो आप डेफ़िनेटली 1 दिन या 1 महीना, 1 साल के बाद आप वो एक सर्टेन लेवल अचीव कर लेंगे, जो आपके लिए सक्सेस है। सही। और आपकी नज़र में एक अच्छा उस्ताद किन खूबियों का हामिल होना चाहिए? एक अच्छे उस्ताद को सबसे ज़्यादा जो है, ऑनेस्ट होना चाहिए, बाइस्ड नहीं होना चाहिए, न्यूट्रल कोशिश हम जो कि ह्यूमन है, ये तो एक नेचुरल फैक्टर है कि हम बाइस हो सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रल रहें। और इसके अलावा जो सबसे अच्छी चीज़ होनी चाहिए कि आपको अपने पार्टिसिपेंट्स के साथ, अपने स्टूडेंट्स के साथ वो जो 1 से 2 घंटे की ड्यूरेशन होता है ना, इतना अच्छा कनेक्शन रखना चाहिए कि आप भी और आपके स्टूडेंट्स भी दुनिया की हर चीज़ भूल के और उस 2 घंटे में एक इतना अच्छे कनेक्शन के साथ आपस में कनेक्टेड रहें कि आप दोनों अपनी बॉडी लैंग्वेज के साथ भी कम्युनिकेट करें और वर्बली तो आप कम्युनिकेट कर ही रहे हैं। ये बहुत ज़रूरी है। बेहतरीन। अ, आपने अपनी पेशेवराना ज़िंदगी में सबसे अहम सबक क्या हासिल किया है? अच्छा सुनने के लिए हासिल अपने बारे में हाँ, आप समझते हैं कि आपको कोई अच्छा कहे या आपकी अच्छाई बयान करे तो आपको उसके लिए मरना पड़ता है। तो ये बहुत बुरा सबक है जो मैंने सीखा। बहुत खूब। तो ये बताइए कि डिजिटल एजुकेशन के बारे में आपकी क्या राय है? डिजिटल एजुकेशन होनी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है और आहिस्ता-आहिस्ता हमारे जो आने वाले दौर है 1 से 2 साल ये हमारे ज़रूरत बनती जाएगी। अभी हम सब जो है वो सिर्फ़ पैशन के लिए और नई चीज़ों को सीखने के लिए एक क्यूरियोसिटी की वज़ह से सीख रहे हैं, लेकिन 1 से 2 साल के बाद ये हमारी ज़रूरत बन जाएगी। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम आहिस्ता-आहिस्ता स्लोली एंड स्टेडीली अपने स्कूल में इसको इंट्रोड्यूस करवाना शुरू कर दें, अपने करिकुलम का हिस्सा बना लें क्योंकि इससे ज़िंदगी बहुत आसान होती जा रही है और अच्छा। आपका जो लर्निंग पैटर्न है वो बहुत डिफरेंट होता जा रहा है। तो जो चीज़ें आप अब अडॉप्ट कर रहे हैं आज से 10 साल पहले जो बहुत प्रोग्रेस्ड कंट्रीज़ हैं वो ऑलरेडी कर चुके हैं। तो अभी भी अगर हम नहीं करेंगे तो हम बहुत पीछे रह जाएँगे। अ, अच्छी बात है। ये बताइए कि तालीम में एआई के इस्तेमाल की आपकी नज़र में आप किस नज़र से देखती हैं? अगर मैं बताऊँ तो मुझे आज भी याद है कि मुझे बायोलॉजी बहुत बुरी लगती थी, लेकिन अगर तब एआई होती तो शायद मैं भी आज डॉक्टर बन जाती। लेकिन नहीं थी तो नहीं बन सकी क्योंकि मुझे लगता है कि एक टीचर जो है ना उसके अंदर इतनी वर्सेटैलिटी नहीं है जितनी कि एआई के पास है। आप एक ही बात को 100 डिफरेंट तरीकों से समझा सकते हैं और स्टूडेंट के अकॉर्डिंग समझा सकते हैं। मतलब मैं अगर 25 साल की उम्र के हिसाब से पूछूँ तो वो मुझे 25 साल की उम्र के हिसाब से चीज़ें समझा देगा। अगर 2 साल के बच्चे के हिसाब से पूछो तो वो 2 साल के बच्चे के हिसाब से समझा देगा। अगर मैं कहूँ कि नहीं मुझे इसी को किसी स्टोरी फॉर्म में समझा दो, वो स्टोरी फॉर्म में समझा देगा। मुझे गाने पसंद है तो वो मुझे गाने की फॉर्म में समझा देगा। मतलब मैं कहती हूँ कि ये एक ऐसी चीज़ है, एक ब्लेसिंग है अगर हम इसको बहुत पॉज़िटिवली यूज़ करते हैं, तो हमारे पास बहुत अच्छा एक टूल आ गया है जो कि हमारे ह्यूमन्स को रिप्लेस कर सकता है। बट एक चीज़ वो कभी रिप्लेस नहीं कर पाएगा और वो है कनेक्शन। जो कि हर टीचर के लिए बहुत ज़रूरी है अगर वो चाहता है कि वो भी और उसके स्टूडेंट सक्सेसफुल रहें, तो वो एक जो इमोशनली कनेक्टिविटी है ना आपकी, वो एआई नहीं कर पाएगा। तो ह्यूमन वो कनेक्शन। आपको मोटिवेट करना, आपका बकअप करना, आपका चीयर अप करना, वो आप स्टूडेंट्स को हमेशा से याद रहेगा। सही कहा आपने। ये बताइए कि आपके पॉडकास्ट या डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म्स का मकसद क्या है? मेरे पॉडकास्ट का मकसद जो है वो ये है कि मैं डिफरेंट लोगों की जो कहानियाँ हैं, जो उनके डिफरेंट हार्डशिप्स रहीं, सक्सेस स्टोरीज़ तो सभी सुनते हैं, लेकिन हार्डशिप्स को सुनाना और सुनना बहुत ही मुश्किल काम है, तो वो एक्सप्लोर कर सकूँ और जब इस तरह की चीज़ें एक्सप्लोर करती हूँ, तो मुझे लगता है कि मैंने तो अभी ज़िंदगी में कुछ किया ही नहीं है, अभी तो मुझे बहुत कुछ करना है, अभी तो इन लोगों ने इतना कुछ कर दिया, तो मुझे भी वो सब कुछ करना है और सीखना है। सो उसका मकसद सिर्फ यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एक्सप्लोर किया जा सके, उनकी स्टोरी सुनी जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा मैं मोटिवेटेड रहूँ ताकि जितनी भी हार्डशिप्स उन लोगों ने बर्दाश्त की हैं, उनसे सीखा जा सके कि कम टाइम में मैं किस तरह से जल्दी ये चीज़ें अचीव कर लूँगी।
वेरी गुड। ये बताइए मरियम कि आप नौजवान असातिज़ा को क्या मशवरा देना चाहेंगी? जो यंग टीचर्स हैं, मैं उनसे यही कहूँगी कि कोशिश करें, सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप खुद भी मोटिवेटेड रहें, पॉज़िटिव रहें और कोशिश करें कि अपने इर्द-गिर्द भी पॉज़िटिविटी को फैलाएँ, ये बहुत ज़रूरी है। हमारा मुआशरा, हमारे इर्द-गिर्द ऑलरेडी नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा फैली हुई है और हम बहुत ज़्यादा नेगेटिव चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो कोई भी चीज़ आप एआई को यूज़ करें, आप किसी भी चीज़ को करें, पॉज़िटिवली करें और पॉज़िटिविटी को फैलाएँ। और आप अपनी कामयाबी को कैसे मेज़र करती हैं, कैसे नापती हैं? अम, मुझे लगता है कि अभी कामयाबी मिली नहीं शायद। मुझे अच्छा। कामयाबी तब मिलेगी जब मैं जो एक ख़्वाब है उसको पूरा कर लूँ, तो तब मैं कामयाब हाँ, कामयाबी की वो छोटी-छोटी स्टेप्स हैं जो कि पूरे होते जा रहे हैं और इंशाल्लाह बहुत जल्द एक सर्टेन जो ख़्वाब है वो पूरा हो जाएगा तो फिर इंशाल्लाह मैं कामयाब होंगी। थैंक यू वेरी मच मरियम फॉर योर टाइम और आपने बहुत ही काबिले ज़िक्र इन्फॉर्मेशन दी है, ना सिर्फ़ मुझे बल्कि मेरे तमाम सामईन को भी और we all will definitely get benefited out of your experience and knowledge. मेरा दिल तो ये चाहता था कि मैं आपसे और बातें करूं, लेकिन मैं समझता हूं कि फिर हम किसी और वक्त के लिए रखते हैं। तो आज के लिए मेरी तरफ से आपके बहुत-बहुत शुक्रिया के साथ खुदा हाफ़िज़ और फिर इंशाअल्लाह हम जल्दी दोबारा मुलाकात करेंगे। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया ज़ीशान साहब एक बार फिर से आपने इस शो में मदऊ करने के लिए और बहुत शुक्रिया आपके इतने खूबसूरत सवालात के लिए। थैंक यू, थैंक यू। खुदा हाफ़िज़।